Bismillahirrahmanirrahim. Students, we are going to discuss the general introduction of pathology. So, the word pathology is derived from two Greek words, that is pathos and logos. The meaning of the pathos is suffering and the logos is to study or study. So basically, pathology is the study of disease or study of suffering. Pathology is a study of structural, biochemical, and functional changes in cell, tissues, and organs that underlie disease. इसका ये मतलब है कि जब डिजीज स्टेट के अंदर एक इंसान की बॉडी आती है तो जाहिर है उसके अंदर बायोकेमिकल चेंजेस आती हैं, सेल टिश्यू और ऑर्गन्स के अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस आती हैं और फंक्शनल चेंजेस आती हैं। तो इन तमाम की तमाम की स्टडी को यानी स्ट्रक्चरल स्टडी को, बायोकेमिकल स्टडी को और जो फंक्शनल चेंजेस आ रही हैं सेल के अंदर, टिश्यू के अंदर और ऑर्गन्स के अंदर, इस सारी की सारी स्टडी को हम क्या कहते हैं? पैथोलॉजी। The knowledge and understanding of pathology is essential for all would-be doctors and general practitioners. अब डॉक्टर्स के लिए और जर्नल प्रैक्टिशनर्स के लिए पैथोलॉजी की जो नॉलेज है या पैथोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्यों ज़रूरी है? उसकी वजह ये है कि unless they know the causes and mechanism of disease and understand the language spoken by the pathologist in the form of lab reports. एक तो ये कि डॉक्टर को, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को या जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं उनको ये पता चलता है कि जो डिजीज कॉज हुई है उसका मैकेनिज्म क्या है, ठीक है, उसका अंडरलाइन जो कॉजेज हैं वो क्या हैं, और जो पैथोलॉजिस्ट ने अपनी लैब की रिपोर्ट के अंदर जो चीज़ें मेंशन की हैं उस पैथोलॉजिस्ट की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें पैथोलॉजी का नॉलेज जो है वो ज़रूरी होता है, ठीक है, हमारे लिए या डॉक्टर्स के लिए या जनरल प्रैक्टिशनर्स के लिए। इसके अलावा they would not be able to institute appropriate treatment or suggest preventive measures to the patient. जब तक पैथोलॉजी का नॉलेज नहीं होगा डॉक्टर्स के लिए सही ट्रीटमेंट इंस्टीट्यूट करना, लिखना, प्रिस्क्राइब करना, ठीक है, और जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो सजेस्ट करना, रिकमेंड करना पेशेंट के लिए ये पॉसिबल नहीं होता। इसी वजह से हमारे लिए पैथोलॉजी का जो नॉलेज है, जो पैथोलॉजी का इल्म है वो ज़रूरी होता है। फादर ऑफ पैथोलॉजी कौन था? विर्चोस। फादर ऑफ हिस्टोलॉजी फ्रेंकोइस बिचेट। फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी लेवेनहुक और फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी लेविस पास्चर। ये आपने याद रखना है, कभी कभार क्वेश्चन जो होते हैं वो आ जाते हैं और वो आपको थोड़ा सा देखने के लिए आपके नॉलेज को वो इस तरीके के क्वेश्चन भी देते हैं कि फादर ऑफ पैथोलॉजी इज लेवेनहुक, तो उसमें आपने राइट एंड रॉन्ग को जो है वो क्या करना है? इनसर्कल करना होता है। तो ये स्लाइड आपने जो है वो याद रखनी है। ओके, इसके बाद हम देखते हैं कि व्हाट इज हेल्थ एंड डिजीज। व्हाट इज हेल्थ एंड व्हाट इज अ डिजीज? हेल्थ कहते हैं कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग, नॉट जस्ट एन एब्सेंस ऑफ डिजीज। कंप्लीट फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग को हम क्या कहते हैं? हेल्थ कहते हैं। जस्ट इस चीज को हेल्थ नहीं कहते कि डिजीज की जो है वो एब्सेंस है। फॉर एग्जांपल, बज़ाहिर एक आदमी जो है वो, उसको कोई बीमारी लाहक नहीं होती, लेकिन उसकी जो मेंटल सिचुएशन होती है, जो मेंटल कंडीशन होती है, उसकी जो फिजिकल कंडीशन होती है, उसकी जो सोशल एक्टिविटीज होती हैं, उससे पता चलता है कि इस बंदे को कोई प्रॉब्लम है। तो वो या तो स्ट्रेसफुल कंडीशन उसकी होती है, ठीक है, जिसकी वजह से उसकी हेल्थ यानी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और सोशल एक्टिविटीज ये सारी की सारी मुतासिर होती हैं। तो बेसिकली हेल्थ क्या चीज़ है? इन तमाम का ठीक होना, इन तमाम चीज़ों का ठीक रहना। कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड social well-being is called as health. As far as disease is concerned, so it is an expression of discomfort due to structural or functional abnormality. बॉडी के अंदर जो स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी है या जो फंक्शनल एबनॉर्मेलिटी है उसकी
उसकी वजह से जो डिस्कम्फर्ट होता है उसके एक्सप्रेशन को डिजीज कहा जाता है। और इलनेस किसे कहते हैं? जो सिम्टम्स होते हैं, ठीक है, एक इंडिविजुअल के, वो बेसिकली क्या होता है, तो एक इंडिविजुअल का जो रिएक्शन होता है उसको हम कहते हैं कि ये जो है वो इलनेस है, ठीक है, उस डिजीज के लिए। रिएक्शन ऑफ इंडिविजुअल टू डिजीज इन द फॉर्म ऑफ सिम्टम्स। तो जो सिम्टम्स होते हैं बेसिकली वो क्या कहलाते हैं? इलनेस कहलाते हैं। तो आपने डिजीज और इलनेस के का जो फर्क है, जो डिफरेंस है, उसको भी जो है वो याद रखना है, ठीक है। Certain terminologies are being used in pathology, and these terminologies are patient. Who is a patient? A patient is a person affected by the disease. किसी बीमारी से मुतासिर होने वाले शख्स को हम कहते हैं कि ये पेशेंट है, ठीक है। लीजन क्या कहलाता है? लीजन किसे कहते हैं? लीजन इज कैरेक्टरिस्टिक चेंजेस इन टिश्यू एंड सेल। अगर सेल और टिश्यू के अंदर कोई कैरेक्टरिस्टिक चेंजेस आ रही हैं तो हम कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड एज लीजन। मॉर्फोलॉजी किसे कहते हैं? एग्जामिनेशन ऑफ डिजीज टिश्यू। अगर किसी डिजीज टिश्यू का आप एग्जामिनेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि आप उसकी मॉर्फोलॉजी को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। ओके। एटियोलॉजी क्या होता है? एटियोलॉजी इज बेसिकली द कॉज ऑफ द डिजीज। डिजीज की कॉजेस को हम कहते हैं एटियोलॉजी। अब इसके अंदर दो बातें आपने याद रखनी है। अगर किसी डिजीज की जो कॉज है वो नोन है, पता है, तो हम कहेंगे कि ये प्राइमरी एटियोलॉजी है। लेकिन अगर कॉज जो है वो अननोन है तो हम उसको क्या कहते हैं? इडियोपैथिक एटियोलॉजी। ये मैं आपको लेक्चर में पहले भी बता चुका हूँ। ओके। इसके बाद एक और टर्मिनोलॉजी आती है, एंड दैट टर्मिनोलॉजी इज कॉल्ड एज पैथोजेनेसिस। व्हाट इज पैथोजेनेसिस? द अंडरलाइंग मैकेनिज्म बाय विच द डिजीज इज प्रोड्यूस्ड। वो मैकेनिज्म कि जिसके जरिए से एक बीमारी जन्म लेती है वो बेसिकली कहलाती है पैथोजेनेसिस, ठीक है। ओके। फिजिकल साइंस क्या होते हैं? फंक्शनल implications ऑफ द डिजीज फेल्ड बाय द पेशेंट, ठीक है। जो फंक्शनल इम्प्लीकेशन होते हैं, जो कि पेशेंट क्या कर रहा होता है, फील कर रहा होता है, उसको हम कहते हैं कि ये फिजिकल साइंस है। और आप लोगों को मैंने पहले बताया था कि जो पुराने ज़माने के लोग थे उनका क्या कॉन्सेप्ट था डिजीज़ के बारे में। वो ये कहते थे कि ये जो है ये आउटकम ऑफ कर्स है या सिन है, कि आपने एक गुनाह किया है तो ये उस गुनाह का बदला है। या इवन किसी जो एक चुड़ैल है, ये जो विच है, उसकी इवल आई है या उसकी बुरी नज़र है, तो हम ये कह सकते हैं यानी कि ये जो डिजीज़, यानी पहले ज़माने के लोग ये कहा करते थे कि जो डिजीज़ है वो आपके गुनाह की सज़ा है या किसी विच की इवल आई का नतीजा है, ठीक है। ओके। पैथोलॉजी इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। अब दो कैटेगरीज के अंदर पैथोलॉजी को या पैथोलॉजी को हम क्या करते हैं? क्लासिफाई करते हैं। एक होती है जनरल पैथोलॉजी और दूसरी होती है सिस्टेमिक पैथोलॉजी। As far as the general pathology is concerned, so it deals with general principle of diseases, for example, inflammation, cancer, aging, etc. And as far as systemic pathology is concerned, so study of disease pertaining to the specific organ and body system. अगर स्पेसिफिक ऑर्गन और स्पेसिफिक बॉडी सिस्टम के साथ जो है वो ताल्लुक रखते हैं तो हम ये कहलाते हैं कि ये सिस्टेमिक पैथोलॉजी है। इसको हम दोबारा से सॉरी फर्दर जो है वो जिन ब्रांचों के अंदर तकसीम करते हैं, हम सिस्टेमिक पैथोलॉजी की बात कर रहे हैं। उनमें पहली जो ब्रांच आती है दैट इज कॉल्ड एज हिस्टोपैथोलॉजी। अब हिस्टोपैथोलॉजी की फिर दो किस्में हैं। एक होती है ग्रास और मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, और दूसरी जो होती है वो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। एक अंडर माइक्रोस्कोप जब आप देखते हैं तो उसको कहते हैं माइक्रोस्कोपिक, और एक मैक्रोस्कोपिक जिसको आप नेकेड आई से देख रहे होते हैं वो मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कहलाती है, ठीक है। अच्छा, सिस्टेमिक पैथोलॉजी को आप दोबारा से डिवाइड करते हैं सर्जिकल पैथोलॉजी में और फोरेंसिक पैथोलॉजी में, जिसके अंदर हम ऑटोप्सी करते हैं
और रीजंस को जानने की कोशिश करते हैं कि एक शख्स की अगर डेथ हुई है, ठीक है, ड्यू टू सर्टेन क्रिमिनल इंसिडेंसेस, तो वो कौन कौन से इंसिडेंसेस हैं। जो सेकंड ब्रांच है सिस्टेमिक पैथोलॉजी की, वो कहलाती है साइटोपैथोलॉजी। ठीक है। अच्छा, अब साइटोपैथोलॉजी क्या है? साइटोपैथोलॉजी जो है उसको हम दो के अंदर या दो क्लासेस में फिर डिवाइड कर सकते हैं। एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी, जिसके अंदर स्वेब साइटोलॉजी है, यूरिन साइटोलॉजी है, स्पुटम साइटोलॉजी है। स्पुटम लेते हैं, उसका कल्चर करते हैं, ठीक है, और उसका एग्जामिनेशन करते हैं। और एफएनएसी जिसको कहते हैं फाइन निडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी, ये बेसिकली कैंसर के अंदर इस्तेमाल होती है, फाइन नीडल एस्पायरेशन थेरेपी। और ये वो टेक्निक है कि जिसके अंदर एक फाइन नीडल ली जाती है और उस नीडल को वो जो डिजीज टिश्यू है या वो जो मास है या वो जो लीजन है, ठीक है, वहां तक इंसर्ट किया जाता है और वहां से फिर टिश्यू को जो है वो निकाल कर उसकी क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। इसको कहते हैं फाइन निडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी। जो थर्ड ब्रांच है सिस्टेमिक पैथोलॉजी की, वो है हेमाटोलॉजी या हेमाटोलॉजी। डील विद द डिजीज ऑफ ब्लड एंड ब्लड रिलेटेड कंपोनेंट्स। माइक्रोबायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म। केमिकल पैथोलॉजी एनालिसिस ऑफ बायोकेमिकल constituents of blood, urine, semen, cerebrospinal fluid etc. ठीक है, सीएसएफ या cerebrospinal fluid। इम्यूनोलॉजी क्या होता है? डिटेक्शन ऑफ एबनॉर्मेलिटीज इन द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी। तो बॉडी के इम्यून सिस्टम से रिलेटेड जो स्टडी होती है या जो डिटेक्शन होती है, वो हम उसको कहते हैं इम्यूनोलॉजी। एक्सपेरिमेंटल पैथोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ डिजीजेस इन एक्सपेरिमेंटल एनिमल। मुख्तलिफ किस्म के एक्सपेरिमेंटल एनिमल इस्तेमाल किए जाते हैं, तो उनकी जो स्टडी होती है वो क्या कहलाती है? एक्सपेरिमेंटल पैथोलॉजी कहलाती है। अब इसके अंदर रेट्स भी इस्तेमाल होते हैं, माइस भी इस्तेमाल होते हैं, गिनी पिग्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं, रैबिट्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है। एक्सक्यूज मी। ओके। जो आठवीं किस्म है उसको कहते हैं जियोग्राफिक पैथोलॉजी। जियोग्राफिक पैथोलॉजी का क्या मतलब है? स्टडी ऑफ डिजीज इन पॉपुलेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर जो डिजीज पैटर्न है या जो डिजीज पॉपुलेशन है, उसकी स्टडी को जियोग्राफिक पैथोलॉजी कहते हैं। मेडिकल जेनेटिक्स डील विद द रिलेशनशिप बिटवीन हेरिडिटी एंड डिजीज। और मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस ऑफ एबनॉर्मेलिटीज एट द लेवल ऑफ डीएनए। डीएनए लेवल पर जो डिटेक्शन होती हैं, जो डायग्नोसिस होती हैं डिजीजेस की, एबनॉर्मेलिटीज की, उसको हम कहते हैं कि ये मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी है। कुछ डायग्नोस्टिक टेक्निक्स हैं जो कि पैथोलॉजी में इस्तेमाल होती हैं। द पैथोलॉजिस्ट यूजेस द फॉलोइंग टेक्निक्स टू डायग्नोज द डिजीजेस। कौन कौन सी? हिस्टोपैथोलॉजी, साइटोपैथोलॉजी, हेमेटोपैथोलॉजी, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री है, माइक्रोबायोलॉजिकल एग्जामिनेशन, बायोकेमिकल एग्जामिनेशन, साइटोजेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर टेक्निक्स और ऑटोप्सी एटसेट्रा। ओके। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपने याद रखनी है। ईपीएमसी ये है बेसिकली डिजीज प्रोसेस, कि डिजीज जो है वो जन्म कैसे लेती है, उसका बाकायदा जो प्रोसेस है वो क्या होता है। आपसे वो क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि राइट डाउन द डिजीज प्रोसेस। तो डिजीज प्रोसेस में सबसे पहले जो कॉजेज ऑफ द डिजीज होते हैं, जिसको हम एटियोलॉजी कहते हैं, वो आती है। उसके बाद जो अंडरलाइंग मैकेनिज्म जिसकी वजह से डिजीज जो है वो जन्म लेती है, वो कहलाती है पैथोजेनेसिस। देन मॉलिक्यूलर और मॉर्फोलॉजिक चेंजेस बॉडी के अंदर आती हैं, ठीक है। और फिर हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस देखते हैं कि उसके साइन एंड सिम्टम्स जो हैं वो डिजीज के क्या हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट हम उसकी फिर ट्रीटमेंट करते हैं। तो इसको हम डिजीज प्रोसेस को किस तरीके से मेंशन करते हैं? ईपीएमसी से, यानी एटियोलॉजी, पैथोजेनेसिस, मॉलिक्यूलर एंड मॉर्फोलॉजिक चेंजेस और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो ये आपका आज का टॉपिक था जिसको हमने रिवाइज किया,
ठीक है। और कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक जो है वो पढ़ेंगे।